वाला नागरिक, वो पढ़ाई का एक मेन फोकस था। साइंटिफिक टेम्पर की जब भी उन्होंने बात की तो साइंटिफिक उनका ये मकसद तो था ही नहीं कि हर व्यक्ति जो है वो वैज्ञानिक बन जाएगा। बेसिकली बात ये थी कि वो क्रिटिकल तरीके से सोच पाएगा, सवाल उठा पाएगा, पढ़ पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा। एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए साइंटिफिक टेम्पर, जो कि अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होगा, जो कि कोई भी ऐसी थॉट जिसमें हम भेड़ चाल कह सकते हैं उसके खिलाफ वो खड़ा हो पाएगा नागरिक, इसके लिए साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे थे। और आज वो बदल गया, इसलिए बदल गया कि अब जो डिस्पेंसेशन है देश के अंदर, वो एजुकेशन को एनेबलिंग टूल की तरह देखते ही नहीं है। उनके लिए शिक्षा का ये मकसद है ही नहीं कि आम नागरिक एम्पावर हो, आम नागरिक सोचने लगे, आम नागरिक जो है एक बेहतर क्रिटिकल सिटीजन बने। उनके लिए एजुकेशन की या तो ऑर्नामेंटल वैल्यू है कि आपके पास डिग्री हो गई, चलिए कैसे भी हो गई, या एजुकेशन में डिग्रियां लेकर अच्छी पोजीशन पर पढ़कर वो कंट्रोल के टूल की तरह एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उनके लोग जो हैं, और हम जेएनयू में भी जानते हैं, मैं पड़ोस की यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मैं वहाँ भी जानता हूँ कि किस तरह से जो इनके एफिलिएटेड लोग, इनकी विचारधारा के लोग रहे, आरएसएस के लोग, उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर होते थे। उनका ध्यान ये होता था किस तरह से डिग्री लेकर हम किसी पावर की पोजीशन पे पहुंचकर उस पावर को एक्सरसाइज करें। ये कॉमन एक्सपीरियंस है। वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, वो पढ़ाई के ऊपर, एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनको एकेडमिक्स का इस्तेमाल केवल और केवल पावर कंट्रोल करने के लिए करना है। और जब यही करना है तो उनको कोई दर्द नहीं होगा कि अगर एनटीए का पेपर लीक हो जाए, उनको कोई दर्द नहीं होगा कि सीबीएसई के गड़बड़ हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए भी कई बार ये सिस्टम लीकेज के बनाए जाते हैं। और ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, आने वाले समय में ये खुलती रहेगी बातें। तो नेहरू के लिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं था। नेहरू चाहते थे कि इस देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर के साथ साथ फिलॉसफी की बात भी हो। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला कि एक जूलॉजिस्ट या एक अगर बोटैनिस्ट है, वो जो है वो नेचर के चार्म और ब्यूटी को हो सकता है कि उतने अप्रिशिएट ना कर पाए। उन्होंने क्लियर लिखा कि सोशियोलॉजिस्ट मे बी होली लैकिंग इन लव फॉर ह्यूमैनिटी। वो आर्ट, कल्चर और फिलॉसफी की बात, साइंटिफिक और इंटरडिसिप्लिनरी की बात अपनी स्पीचेस में करते हैं। ये कोई तुक्का नहीं या ये कोई संयोग नहीं था कि अगर वो आईआईटी बना रहे थे, अगर वो एम्स बना रहे थे, अगर वो नेशनल फिजिकल लेबॉर्ट्री के साथ दूसरी लेबॉर्ट्रीज का ढांचे को आगे बढ़ा रहे थे, अगर वो एटॉमिक प्रोग्राम बना रहे थे, तो वो साहित्य कला अकादमी भी बना रहे थे, वो ललित कला अकादमी भी बना रहे थे, वो संगीत नाटक अकादमी भी बना रहे थे, क्योंकि फिलॉसफी और साइंटिफिक टेम्पर को वो साथ साथ देख रहे थे। वो मान रहे थे कि भारत जैसा देश अगर उसके पास फिलॉसफी का आधार नहीं होगा, अपनी इनहेरेंट समझ नहीं होगी अपनी रूट्स के बारे में, तो भी हम जो है टिकेंगे नहीं। और ये नेहरू ने इसीलिए उस वक्त ये एकेडमीज भी बनाई और इन एकेडमीज को पूरी छूट भी दी। और डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि बहुत उनके लेटर्स में मौजूद है कि किस तरह से वो डायरेक्टर्स को कहते हैं कि भाई आप फ्री हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है, आप इन एकेडमीज को फ्रीली चलाइए। वो यूनिवर्सिटीज़ को जो फ्रीडम देने की बात आई है वो इसी सोच के साथ आई थी, क्योंकि वो एक्चुअल में बिलीव करते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को केवल क्रिटिसिज्म का औजार नहीं मान रहे थे। आज हो क्या गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को जब हम हनन की बात करते हैं कि वो दबाई जा रही है, तो हम लोग ये कहते हैं कि क्रिटिसिज्म का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। हम जो है सरकार की बुराई नहीं कर सकते, हम प्रधानमंत्री को कुछ कह नहीं सकते। ये नहीं था मतलब। नेहरू का फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी कुछ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट से उभरा हुआ था कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो भी आपकी संपत्ति हैं। आपके पास ज़मीन हो सकती है, आपके पास पैसा हो सकता है, वो एक तरह की संपत्ति है। आपके विचार दूसरी तरह की संपत्ति है। और अगर कोई आपके ज़मीन आपको रखने दे, अगर कोई आपका पैसा आपको रखने दे,
लेकिन आपके विचार छीन ले तो भी आप एक खुश व्यक्ति के रूप में नहीं जी पाएंगे। हैप्पीनेस ऑल्सो फ्लो फ्रॉम थॉट्स, और वो विचार को व्यक्त करने की आज़ादी भारत के अंदर होनी चाहिए। ये बात नेहरू ने 1931 में कराची रेजोल्यूशन में पहली बार फॉर्मली कही थी। वो सोच के तहत है कि नागरिक क्या है, नागरिक को आप सब कुछ दे दीजिए, आज की भाषा में बोले तो 8 किलो अनाज भी दे दीजिए, 5,000 रुपये भी दे दीजिए महीने के, ये होगा, ये वेलफेयर स्टेट का हिस्सा है। लेकिन उसकी सोच पे पाबंदी नहीं होनी है, अदरवाइज वो एक प्रसन्न नागरिक नहीं बनेगा। लेकिन आरएसएस ये नहीं मानती। 1931 से लेकर 1949 का पीरियड, ये वो साल है जिसमें नेहरू बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। कांग्रेस के रेजोल्यूशन में आता है, कांग्रेस के अधिवेशनों में इसकी बात होती है, अखबारों में लिखा जाता है, लेकिन उस पूरे दौर के अंदर आपको एक लाइन नहीं मिलेगी कि आरएसएस के सरसंचालक ने या किसी और व्यक्ति ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एक शब्द भी लिखा हो। और वो लिखते थे उस पीरियड में, उन्होंने बहुत लिटरेचर लिखा है, आज मौजूद है, पब्लिश लिटरेचर है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं थी, क्योंकि वो इसमें यकीन ही नहीं करते थे। उनके यहाँ तो एक सोच है, उनके एक बात बोली जाती है कि सूचना मिली तो सोचना बंद। उनके संगठन का एक मॉडल है ये कि सूचना मिली सोचना बंद। नेहरू ये नहीं कहते थे। तो जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो नेहरू जो है वो एक खुश नागरिक, प्रसन्न नागरिक की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फिक्सिंग के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने मन की बात कहने की आज़ादी, अपने विचारों को अपनाने की आज़ादी, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपकी संपत्ति है, वो आज नेहरू जरूर उसकी बात करते अगर आज नेहरू होते। और सेक्युलरिज्म की बात पे मैं थोड़ा सा इसलिए बोलता हूँ कि सेक्युलरिज्म मुझे उनका सबसे इंटरेस्टिंग थॉट लगता है। अभी हम कहते हैं सेक्युलरिज्म पे बहुत खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि मेजोरिटेरियनिज्म आ गया। इसका दौर 2-3 चरणों से हम देखते हैं। लास्ट गुजरात दंगों से हम इसको जोड़ते हैं, जहाँ से कि मोदी जी की अपनी पर्सनैलिटी एक उन्होंने विराट हिंदू की बनानी शुरू की। उन दंगों के अंदर करीब 2000 लोग मारे गए थे। 2000 लोगों के दंगों के बाद जो माहौल उपजता है वो आज हम सब देख रहे हैं। और नेहरू जिस दौर में प्राइम मिनिस्टर बने, उसके कुछ महीनों बाद जब देश का विभाजन हुआ, तो अलग अलग एस्टीमेट कहते हैं कि 20 लाख तक लोग दंगों के अंदर मारे गए थे। 20 लाख लोग जब दंगों के अंदर मारे गए हों, उस पीरियड के अंदर भारत को सेकुलर बनाने की बात करना, जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था संविधान सभा के अंदर, तब ये दंगे शुरू नहीं हुए थे, केवल एक कलकत्ता के हुए थे उस समय तक। दिसंबर 46 के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करने के बाद ये पूरा का पूरा कत्लेआम देश के अंदर हुआ। एक पूरी सांप्रदायिक उस समय लहर देश के अंदर दौड़ी, पार्टीशन हुआ, 20 लाख लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रिवाइज नहीं किया। वो इस देश को सेक्युलर बनाने के लिए उस पीरियड में कैसे खड़े रहे, इसको समझना जरूरी है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ अजय जी कि अगर गांधी जी की उस समय हत्या नहीं की गई होती तो हो सकता है कि वो आग को थामने में हम असफल होते। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी सच है कि नेहरू की वो शख्सियत थी कि वो खड़े होकर सेकुलरिज्म को इस देश के अंदर उस दौर में बात कर पाए। और वो दौर आज ही का दौर था। आज हमारे एक सेक्रेटरी हैं शाहनवाज AICC को, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, मैं पढ़ रहा था कि 1952 का जब इलेक्शन हो रहा था और 54 का, तो नेहरू जी को ये बार बार सलाह दी जा रही थी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा कि आप सेकुलरिज्म की बात भाषणों में मत कीजिए, क्योंकि पार्टीशन के बाद का माहौल था। लेकिन उन्होंने की। और आज जो सलाह दी जाती है वो उससे कितनी अलग है। तो वही सलाह तब भी थी, वही सलाह अब भी है कि आप इन सवालों पर खुलकर मत बोलिए, हिंदू नाराज हो जाएगा, वोट नहीं पड़ेगा। और उस पहले चुनाव के अंदर जवाहरलाल नेहरू सेकुलरिज्म को मुद्दा बनाते हैं
अपनी भाषणों के अंदर सेकुलरिज्म की बात करते हैं और जनता को अपने साथ खड़ा करते हैं। और यही नहीं, पहला चुनाव जो होता है उसमें आरएसएस और हिंदू महासभा का जो ज्वाइंट कैंडिडेट है, वो जो साधु थे, वो इन्हीं इशू पर लड़ते हैं और नेहरू जीतते हैं। तो नेहरू इन सवालों से डरते नहीं हैं। हो क्या गया कि हम नेहरू के देश में पनपे, हमारी समझ वहाँ पनपी, लेकिन हम इन सवालों से खुद डरने लग गए। और जब डरेंगे तो तय बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ पे आएंगे। ये देश बहुत बड़ा है, इसमें आवाज़ें ज़रूर हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पोलराइजेशन करने के बाद, इससे ज़्यादा पोलराइजेशन संभव नहीं है, आरएसएस के लिए भी संभव नहीं है। अब तो कम ही होगा क्योंकि अब आर्थिक इशू आने शुरू हो गए। इतना पोलराइजेशन करने के बाद केवल 1/3 देश को वो पोलराइज कर पाए हैं, केवल 1/3। मैक्सिमम वोट 37% पहुंचा उनका इस देश के अंदर। तो इस देश की शक्ति के ऊपर भी मुझे लगता है हमको यकीन करना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। और आखिरी बात मैं बोलूँगा, तो वो दबंग आदमी थे, वो होमी भाभा से मिलते हैं, दोस्ती तो उनकी 39 से शुरू हो गई थी, 46 में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो भाभा के एटॉमिक प्रोग्राम के पीछे वो अपना समर्थन देते हैं। और उस वक्त तक केवल 4 महीने हुए होते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम के गिराए जाने को। एक देश जो आज़ादी के मुहाने पर खड़ा है, एक देश जिसमें नेहरू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो न्यूक्लियर पावर के लिए पहला स्टेप ओपनली लेते हैं। और इस बात को समझना चाहिए कि वो पावर का स्टेप, उस स्टेप का महत्व क्या था। हो सकता था कि उस दौर के अंदर ब्रिटिश इंपीरियल पावर और यूएस इस बात को इस नज़र से नहीं लेते, क्योंकि वो एक आप सुपर पावर की एक शक्ति हासिल करने के लिए एक नए आज़ाद होने वाले मुल्क के अंदर आप एक फैसला ले रहे हो कि ये देश आज़ाद होने वाला है और हमारा अपना एटॉमिक प्रोग्राम होगा, और भाभा को मिलकर उनको खुल के सपोर्ट देते हैं। ये जो स्ट्रेंथ है कि दंगे हो रहे होंगे, पार्टीशन हो रहा होगा, लेकिन सेकुलर देश बनेगा। आज़ादी अभी मिलने वाली है, मैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन एटॉमिक प्रोग्राम चलेगा। देश के अंदर अपनी एजुकेशन व्यवस्था में हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट के लिए हम मिक्स इकोनॉमी का मॉडल लाएंगे। ये जो थॉट्स हैं नेहरू के, ये दिलेरी के थॉट्स हैं। तो नेहरू केवल एक ड्रीमर नहीं थे, नेहरू एक दिलेर व्यक्ति थे। वो जो उन्होंने जो सपने देखे, उन सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने वो फैसले लिए, जो फैसले आज की तारीख में, आज के माहौल में प्रधानमंत्री मोदी नहीं ले सकते हैं। अगर कोई ऐसे फैसले जिसमें कि जनता का जो मूड है वो खिलाफ हो, ऐसा मेजॉरिटी का, वो नहीं ले सकते। तो नेहरू को हम केवल और केवल इस नज़र से ना देखें, एक दिलेर व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसने केवल नैतिक ताकत के साथ इस देश को बनाने का काम किया, और 14 साल के अंदर वो काम कर गए कि आज तक कोशिश हो रही है, हिला भी दिया लेकिन उखाड़ नहीं पाए उनकी व्यवस्था को। आज भी लोग उनके साथ खड़े हैं, कम से कम 2/3 देश खड़ा है। इस कॉन्फिडेंस के साथ नेहरू को याद करना चाहिए और शुक्रिया करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी का और आरएसएस का कि उन्होंने हमारी पीढ़ी से नेहरू को दोबारा मिलाने में हमारी मदद की है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। Thank you so much. It's very inspiring to hear Mr. Sappal. So we have certainly heard very articulate, illuminating, educative and thought-provoking ideas from all the speakers. I'll just